अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का छठा लेक्चर है। पिछला लेक्चर हमारा स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर था। आज हमने वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। अगर बेटा कोई सी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम प्रोडक्ट लें और अगर उनका प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है, कोई सी दो क्वांटिटी को आपस में उनका प्रोडक्ट लें, अगर उसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो हमारे पास क्या होगी, वो प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगी। कोई सी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी की सूरत में अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो फिर वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगी। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर उसको आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये ज़रा ज़हन नशीन करना है कि जब सवाल बने अगर वो आउटर प्रोडक्ट पे हो या क्रॉस प्रोडक्ट पे हो तो फिर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उस हिसाब से देखना। ठीक है बेटा। अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर प्लेन में हमारे पास ये दो वेक्टर ए और बी मौजूद थे। ठीक है बेटा। अगर हम ए से बी की तरफ इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी पहले वेक्टर को बी की तरफ इसका प्रोडक्ट लेना है, तो इनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा। अब जब हम ए वेक्टर से बी की तरफ प्रोडक्ट लेंगे तो फिर हमारे पास एक न्यू वेक्टर आएगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस वेक्टर को हम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपवर्ड होगी। इस एग्जांपल को हम राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है? ठीक है, कि आप इस तरह अपने हैंड को एक्सटेंड करें कि उंगलियों की जो रोटेशन है ये किसको शो करेगी? कोई सी दो उंगलियों के दरमियान कोई सम एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये तो कोई उंगली के दरमियान में जो एंगल होगा वो ये थीटा कहलाएगा। ठीक है। अब पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ हमने उसका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। जो ये थंब है ये अपवर्ड होगा, वो किसको शो कर रहा होगा? वो इस नॉर्मल वेक्टर को शो कर रहा होगा। ठीक है, जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये एक न्यू वेक्टर होगा। ये क्या होगा बेटा? एक न्यू वेक्टर होगा। अब पहला वेक्टर हमारे पास ए था, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी था। जब हमने ए से बी की तरफ वेक्टर का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास आया ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी है ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है और एन जो है ए बी साइन थीटा ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है और एन जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। वो डायरेक्शन क्या है? वो इन दोनों की या प्लेन के क्या है? डायरेक्शन नॉर्मल है। ये जो यूनिट वेक्टर एन है जो पार्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, ये इन दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा। अब अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो फिर मैंने कहा था कि राइट हैंड रूल को आपने फॉलो करना है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसकी दो एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है। टार्क हमने 9th में भी पढ़ा था कि फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो टार्क के इक्वल होता है। ठीक है। आर एफ इक्वल टू, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर एफ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और एन हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है दो क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड को, एन जो है उसकी डायरेक्शन को शो करता है जो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसी तरह जब हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो आर पी उसकी प्रोडक्ट है। जब इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे आर पी साइन थीटा। ठीक है बेटा। और एन जो है वो यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बेटा। दोबारा देखें, अगर कोई सी दो प्रोडक्ट को आपस में हम उसका प्रोडक्ट लें, अगर उनका आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आता है तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे और आउटर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है बेटा। हमने दो वेक्टर लिए ए और बी। ए को बी की, पहले वेक्टर को बी की तरफ आपने उसको लेना है तो ये हमारे पास ए बी साइन थीटा आएगा। ये सी जो है हमारे पास न्यू वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये जो ए बी साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। इन दो वेक्टर को प्रोडक्ट लेने से मैग्नीट्यूड को शो करता है और एन जो है किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। टार्क और एंगुलर मोमेंटम की हमने एग्जांपल ली। ये टार्क हमारे पास आर एफ साइन थीटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड और एन जो है उस पार्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम में आर पी साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है और एन जो है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है बेटा।
अब जो करेक्टरिस्टिक्स हमने स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखी थी, ठीक है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसके अगेंस्ट हैं। अब देखें, पहली करेक्टरिस्टिक जो स्केलर प्रोडक्ट की थी वो ये थी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ हमने एक्सप्लेन करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। देखिए बेटा, जब हमने इस प्लेन में ए बी वेक्टर को रख के ए से बी की तरफ प्रोडक्ट लिया था तो हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ अगर प्रोडक्ट लेंगे तो नई वेक्टर क्वांटिटी जो आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। जब उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर पहले वेक्टर के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ ए बी साइन थीटा एन सी के इक्वल हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जब हम इनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे कि ए बी साइन थीटा इक्वल है क्या, इक्वल है बी ए के, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो उसको इक्वल नहीं होने देगा, जिससे ये प्रूव होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है बेशक इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरी खसूसियत बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो उनका जो रिजल्टेंट था वो हमारे पास उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। वो कैसे, इस प्रूफ को देखते हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल 90 बनेगा, साइन 91 के इक्वल होता है, लिहाजा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन एन, एन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती तो फिर अगर हम तीनों यूनिट वेक्टर डिस्कस करते आई जे के तो फिर क्या हो जाता। आपको पता है कि कोई 2 यूनिट वेक्टर का हम प्रोडक्ट लें तो वो तीसरे के इक्वल होता। जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड ली पहले की, दूसरे की साइन थीटा एन, तो ये तीसरा यूनिट वेक्टर के अब साइन 91 के इक्वल होता है, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 को के से करेंगे तो के। इसका मतलब है कि कोई 2 यूनिट वेक्टर लेके हम तीसरे के इक्वल इसको रख सकते हैं। अगर हम इसको इस एग्जांपल से देखें, ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसमें मैंने हर यूनिट वेक्टर को एक एरो हेड से शो किया। अगर हम इस एरो को फॉलो करें यानी आई से जे की तरफ आए यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो फिर हमारे पास अगर ये 2 वेक्टर अगर हम ये 2 यूनिट वेक्टर देखेंगे तो इसका आंसर तीसरे के इक्वल होगा। यानी अगर हम इसी तरह जब हम जे आई और जे को करेंगे तो आंसर के इक्वल आएगा, इसी तरह जे के को करोगे तो आंसर तीसरा वेक्टर आई आ जाएगा, इसी तरह के आई को देखेंगे तो फिर आपके पास आंसर जो है वो जे आएगा। लेकिन अगर आप इसको अगेंस्ट क्लॉकवाइज ले जाएंगे यानी आप एरो हेड को फॉलो ना करें, अगर इसके अगेंस्ट चले जाएं, जिस तरह मैंने अब पीछे की तरफ देखें के जे, तो जब ये यूनिट वेक्टर आई की तरफ जाएंगे तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आपने यहाँ नेगेटिव साइन शो करना है, तो ये शो करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने इनकी ये वैल्यूज रखनी है आई जे के इक्वल। जब आपने क्लॉकवाइज उस सूरत में देखा, जब एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा तो फिर इनके आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव। जब आपने इसकी लास्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो फिर ये वैल्यू आपने वहाँ डालनी है तो फिर आपके पास आंसर होना है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए का तो हमारे पास उस वक्त भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर होगा। स्केलर प्रोडक्ट में जब हमने ए डॉट ए किया था तो ए स्केयर हमारे पास आया था यानी वैल्यू मैक्सिमम आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। क्यों, साइन 90 किसके इक्वल होता है, ठीक है, साइन 90 आप इस पे पुट करेंगे वो 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। लिहाजा जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर का तो उस वक्त हमारे पास आंसर क्या आना है बेटा, नल वेक्टर आना है, ठीक है। ये 4 खसूसियत हमने पढ़ी है, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ फिर आपने इनको अंडरस्टैंड करना है।
पहली खुसूसियत इसकी क्या थी कि हमें देखना है कि आया वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये दोनों डायग्राम आपने बनानी है। जब आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ प्रोडक्ट लेंगे तो ये डायग्राम आएगी, राइट हैंड रूल से इसको एक्सप्लेन करना है। जब आप दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ आएंगे तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, जो कि नेगेटिव वैल्यू से शो होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन रखने की वजह से। इसलिए बेशक इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रखने की वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी हमने देखा कि जब ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी जो रिजल्टेंट आएगा वो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रखता होगा, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान एंगल sin 90 एंगल sin 91 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह जब आप इसको यूनिट वेक्टर में देखेंगे, कोई से दो यूनिट वेक्टर अगर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका आंसर तीसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल आता है। ये मैंने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के आपको दिखाया। फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर आप एक सर्कल बना लें और इस एरो हेड को फॉलो करें, जो कि पहले यूनिट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो कोई से दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेने से तीसरे वेक्टर का तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू रखता होगा। अगर आप इस एरो के अगेंस्ट चले जाएंगे तो फिर इनके साथ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। जब आप एक वेक्टर का स्केयर लोगे, यानी उसी वेक्टर से सेल्फ प्रोडक्ट लोगे, तो फिर आपके पास नल वेक्टर आना है, ठीक है, क्योंकि वो sin 90 आएगा, sin 90 इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए वो आंसर भी आपके पास 0 होगा। अच्छे तरीके से इसको करना है, इसकी असाइनमेंट बनानी है, कल इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।